हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अप्राप्यम नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिनः। जिसके पास साहस है और जो मेहनत करता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कुछ भी नया सीखने और करने के लिए उम्र की कोई बाधा नहीं होती। बस बेड़ियां हैं तो इस चंचल मन की, जो सही राह से मनुष्य को हमेशा विचलित करता रहता है। संत कबीर ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइए, मन ही की प्रतीत। जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया, निराश हो गया तो पराजय है, और यदि उसने मन को जीत लिया तो वह विजेता है। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं है तो कैसे पाएंगे? ये मन बहुत ही शक्तिशाली है और इसे वश में योग और ध्यान के द्वारा ही किया जा सकता है। योग का वर्णन विविध धर्म ग्रंथों में है और श्रीमद् भगवद गीता में इसका विशेष उल्लेख है। भगवद गीता आध्यात्मिकता मार्ग से जुड़ने का एकमात्र साधन योग को बताती है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। भगवद गीता के अध्याय 6 और छंद 17 में श्री कृष्ण ने योग का वर्णन करते हुए कहा है, युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जो आहार और अमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। योग भगवान के साथ आत्मा का मिलन है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि शारीरिक गतिविधियों को संयमित कर योग के अभ्यास द्वारा हम शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्त हो सकते हैं। हरिओम। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली, आपकी सारथी। आज हम कुछ ऐसे योग अभ्यास के बारे में जानेंगे जिसे योग पथ पर आया हुआ एक आरंभकर्ता भी बहुत ही सरल और सहज भाव से कर पाएगा। जब भी हम योग की बात करते हैं तो आम तौर पर कुछ सवाल या धारणाओं का अक्सर सामना करते हैं। तो प्रवाह शुरू करने से पहले एक बार मैं उन सवालों को संबोधित कर देती हूँ। आपको योग के लिए लचीले शरीर की आवश्यकता नहीं है और ना ही इसमें कोई विशेष निवेश की आवश्यकता है। बस चाहिए एक चटाई और आपका समय और संकल्प। शुरुआती अभ्यासकों के लिए कुछ योग टिप्स। योग आपके पैर की उंगलियों को छूने के बारे में नहीं है। ये अपने आप से जुड़ने की एक सरल प्रक्रिया है। योग कक्षा के लिए जाते समय या घर पर योग अभ्यास करते समय आरामदायक कपड़े पहनें। इसके अलावा बेल्ट या अधिक गहने ना पहनें, क्योंकि ये आपके योग अभ्यास के रास्ते में बाधक होंगे। खाली पेट या भोजन के कम से कम 2 से 3 घंटे के बाद अभ्यास करें। योगासन आरंभ करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम शरीर को ढीला करने में मदद करते हैं और आपके शरीर को आगे आने वाले योग आसनों के लिए तैयार करते हैं। जब आप अपना योग आसन अभ्यास पूरा कर लें तो उठने की जल्दबाजी ना करें। कुछ मिनटों के लिए शवासन में लेटना एक अच्छा विचार है, क्योंकि ये शरीर को ठंडा करने में मदद करता है। चलिए शुरू करते हैं अब अपने योग प्रवाह को। इस प्रवाह का सबसे पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन संस्कृत के 2 शब्द ताड़ अर्थात पर्वत और आसन अर्थात बैठने की मुद्रा को मिलकर बना है। ताड़ासन पूरे शरीर में एक अच्छा खिंचाव लेकर आ जाता है।
सावधानी बरतें। यदि आप नींद ना आने से पीड़ित हैं तो इसका अभ्यास ना करें। इसके अलावा जिन लोगों को अक्सर सर दर्द की समस्या रहती है या फिर रक्तचाप कम है तो इसे ना करें। गर्भवती महिलाओं को भी ताड़ासन नहीं करना चाहिए। ताड़ासन के लाभ। ताड़ासन के अभ्यास से शरीर का आकार सुधरता है। नित अभ्यास से घुटने, जांघें और तखने मजबूत होते हैं। कूल्हे और पेट का निचला हिस्सा शक्तिशाली होता है। ताड़ासन का नित अभ्यास करने से साइटिका की समस्या में राहत मिलती है। आसन के अभ्यास से फ्लैट फीट यानी सपाट पैर की समस्या में राहत मिलती है। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। बच्चों और किशोर अवस्था में ये आसन करने से कद बढ़ने में सहायता मिलती है। आपका पाचन, सांस लेने की प्रणाली और नसों में सुधार आता है। इस योग को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और सुनिश्चित करें कि आपका वजन दोनों पैरों पर समान रूप से संतुलित हो। अगर आप पहली बार ताड़ासन कर रहे हैं तो हो सकता है कि संतुलन बनाना कठिन हो, लेकिन अपने पैरों के बीच के अंतर को 5 से 6 इंच रखने पर आपके लिए ताड़ासन के अभ्यास के दौरान संतुलन बनाना आसान हो जाएगा। गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों को अपने सर के ऊपर उठाएं और साथ ही पैरों के पंजों के बल खड़े होने की कोशिश करें। श्वास भीतर लें और कंधे, भुजाओं और सीने को ऊपर की तरफ खिंचाव दें। शरीर का दबाव पैरों के पंजों पर ही रहेगा। सर से लेके पैरों तक शरीर में खिंचाव महसूस कीजिए। सांस छोड़ते हुए हाथ को पीछे से घुमाते हुए नीचे की तरफ ले आएं और साथ ही एड़ियों को भी नीचे रख दें। दूसरा आसन है उत्तान आसन। उत्तान आसन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द उत्तान और दूसरा आसन। उत्तान का अर्थ है खिंचा हुआ और आसन का अर्थ है मुद्रा। इस आसन को हस्तपाद आसन के नाम से भी जाना जाता है। उत्तान आसन करने में क्या सावधानी बरती जाए? जिन लोगों को पीठ के निचले हिस्से में कोई समस्या हो, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल दर्द अथवा किसी भी प्रकार की पीठ या रीढ़ की हड्डी की समस्या से ग्रस्त हो, वो इस आसन को ना करें। ग्लूकोमा या मोतियाबिंद की शिकायत वाले इस आसन का अभ्यास ना करें। उत्तान आसन से होने वाले लाभ। ये आसन पीठ, हिप्स, पिंडली और तखनों को अच्छा स्ट्रेच देता है, दिमाग को शांत करता है और एंजाइटी से राहत देता है। सिर दर्द और इंसोम्निया की समस्याएं होने पर आराम देता है। पेट के भीतरी पाचन अंगों को अच्छी मसाज देकर पाचन सुधारता है। किडनी और लिवर को सक्रिय करता है। जांघों और घुटनों को भी मजबूत बनाता है। ये आसन उच्च रक्तचाप, दमा, नपुंसकता, साइनोसाइटिस और ऑस्टियोपेरोसिस को ठीक करता है। उत्तान आसन करने की विधि। पैरों को एक साथ रखते हुए सीधा खड़े हो जाएं और हाथों को शरीर के साथ रखें। अपने शरीर के वजन को दोनों पैरों पर समान रूप से रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी छाती को घुटनों की तरफ ले जाएं। रीढ़ की हड्डी का अंतिम सिरा जितना हो सकता है उतना ऊपर उठाएं। एड़ियों को नीचे की तरफ दबाएं। इसी अवस्था में सिर को विश्राम दें और आराम से सर को पंजों की तरफ ले जाएं। गहरी सांसें लेते रहें।
सांस को अंदर लेते हुए अपने हाथों को आगे व ऊपर की तरफ उठाएं और धीरे धीरे खड़े हो जाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को शरीर के साथ ले आएं। शुरुआती लोगों के लिए उत्तान आसन करने की सलाह। इसके लिए आप अर्ध उत्तान आसन भी कर सकते हैं। अगर आप योग करने में नए हैं अथवा आपको कमर के यहाँ से मुड़ने में कठिनाई होती है तो आप किसी दीवार का सहारा ले सकते हैं। अगर आपको अपने हाथों से धरती को छूने में परेशानी आ रही है तो आप अपने घुटनों से पैरों को थोड़ा सा मोड़ लें। अपने हाथों को धरती पर रखे रहने दें और धीरे धीरे अपने पैरों को घुटने से सीधा करने का प्रयास करें। अंजनेय आसन। अंजनेय संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है अंजनी का पुत्र, और अंजनेय हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान हनुमान का दूसरा नाम है। अंजनेय आसन को करते समय क्या सावधानी बरती जाए? इस मुद्रा में शरीर के प्रमुख जोड़ जैसे कूल्हे और घुटने शामिल होते हैं। जिन्हें इन क्षेत्रों में पुरानी चोटें हैं वो इसे ना करें। गर्दन में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द या फिर कोई गंभीर बीमारी हो तो ऐसे लोग अंजनेय आसन का अभ्यास नहीं करें। अगर आपको कंधे से जुड़ी कोई समस्या है तो अपने हाथों को सर के ऊपर तक ना उठाएं और इन्हें जांघ पर रख लें। जो लोग उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से ग्रसित हैं वह इस योग आसन को ना करें। अंजनेय आसन के लाभ। अंजनेय आसन करने से शरीर की मांसपेशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये आपके कंधों, फेफड़ों और छाती को खोलता है। इससे फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार होता है। इस आसन से एकाग्रता की क्षमता भी बढ़ती है और शारीरिक आकार सुधरता है। अंजनेय आसन पाचन और प्रजनन अंगों को उत्तेजित करता है। अंजनेय आसन की विधि। उत्तान आसन से घुटनों को झुकाते हुए दोनों हाथों को आराम से चटाई पर अपने पंजों के पास रखें। अब धीरे से अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएं और घुटने को चटाई पर रखें। यदि आपका घुटना संवेदनशील है तो आप अपने घुटने के नीचे एक कंबल रख सकते हैं। अपने हाथों को अपने दाहिने घुटने पर और अपने दाहिने घुटने को सीधे अपने दाहिने तखने के ऊपर ले आएं। श्वास लें और अपनी भुजाओं को अपने सर के ऊपर उठाएं। बाजुओं को अपने कानों के अनुरूप रखें। यदि आप सहज महसूस करते हैं तो आप ऊपरी रीढ़ को पीछे की तरफ में ले जा सकते हैं। धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे ले आएं। सामने के पैर को फिर से मोड़ें और मुद्रा को छोड़ दें। अब अंजनेय आसन को दूसरी ओर से करें। धीरे से अपने दाएं पैर को पीछे ले जाएं और घुटने को चटाई पर रखें। अब अपने हाथों को अपने बाएं घुटने पर और अपने बाएं घुटने को सीधे अपने बाएं तखने के ऊपर ले आएं। श्वास लें और अपने भुजाओं को अपने सर के ऊपर उठाएं। यदि आप सहज महसूस करते हैं तो आप ऊपरी रीढ़ को पीछे की तरफ में ले जा सकते हैं। धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे ले आएं। सामने के पैर को फिर से मोड़ें और मुद्रा को छोड़ दें।
अब करेंगे वीरभद्रासन 1। वीरभद्रासन का अभ्यास शरीर में बल और स्फूर्ति लाता है। इसे योद्धाओं का आसन भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की धार्मिक कथाओं में ये वर्णन मिलता है कि शिव के गण और कैलाश के द्वारपाल वीरभद्र धरती में इसी मुद्रा में प्रकट हुए थे। वीरभद्र शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वीर, जिसका अर्थ है बहादुर, जबकि दूसरे शब्द भद्र का अर्थ मित्र होता है। वीरभद्रासन 1 आसन करने में क्या सावधानी बरती जाए? रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर यह आसन ना करें। गर्दन में दर्द होने पर वीरभद्रासन 1 नहीं करना चाहिए। कंधे और दर्द की समस्या होने पर हाथ ऊपर ना उठाएं। घुटने में दर्द या अर्थराइटिस होने पर दीवार या कुर्सी के सहारे से ही यह अभ्यास करें। जिन्हें हृदय रोग या उच्च रक्तचाप की समस्या हो वह ये आसन ना करें। वीरभद्रासन 1 के लाभ। ये योग आसन कंधे, हाथ, पैर, टखनों और पीठ को सशक्त बनाता है। कूल्हों, छाती और फेफड़ों को खोलने में सहायक है। शरीर के संतुलन, स्थिरता और मन की एकाग्रता में सुधार करता है। रक्त परिसंचरण और श्वसन को बेहतर बनाए रखने में सहायक योग माना जाता है। पेट के अंगों को उत्तेजित करके पाचन की समस्या को ठीक रखने में सहायक है। अधोमुखो श्वान आसन से अपने दाहिने पैर को आगे बढ़ाएं। दोनों पैरों के बीच 3 से 3.5 फीट का अंतर रखें। दोनों हाथों की हथेलियों को सर के ऊपर ले जाकर प्रणाम मुद्रा में आपस में जोड़ लें। दाएं पैर के पंजे को 90 डिग्री के कोण पर घुमाएं। इसके बाद बाएं पैर के पंजे को 45 डिग्री पर घुमाएं। पैरों को स्थिर रखें। अपने धड़ को दाएं पैर की तरफ घुमाएं। अब तक मुंह भी 90 डिग्री के कोण पर घूम चुका होगा। दाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए 90 डिग्री का कोण बनाएं। दाईं जांघ को धरती के समानांतर ले आएं। बायां पैर एकदम सीधा रहेगा। सर को पीछे की ओर झुकाएं और ऊपर की तरफ देखें। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक बने रहें। अब आरंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। ये सारी प्रक्रिया अब दूसरे पैर से भी करेंगे। बाएं पैर को आगे की तरफ रखें और दाएं पैर को पीछे की ओर। दोनों हाथों की हथेलियों को सर के ऊपर ले जाकर प्रणाम मुद्रा में आपस में जोड़ लें। बाएं पैर के पंजे को 90 डिग्री के कोण पर घुमाएं। बाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए 90 डिग्री का कोण बनाएं। बाईं जांघ को धरती के समानांतर ले आएं। दायां पैर एकदम सीधा रहेगा। सर को पीछे की ओर झुकाएं और ऊपर की तरफ देखें। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक बनी रहें। इस मुद्रा को छोड़ने के लिए श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को वापस अपनी बगल में ले आएं। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पर वापस जाएं और बाल आसन में रहते हुए कुछ वक्त के लिए अपने सांसों पे ध्यान दें। अगला आसन वीरभद्रासन 2। वीरभद्रासन 2 को अंग्रेजी भाषा में वॉरियर पोज 2 कहा जाता है। वीरभद्र शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वीर, जिसका अर्थ बहादुर होता है, जबकि दूसरे शब्द भद्र का अर्थ मित्र या दोस्त होता है। योग विज्ञान में वीरभद्रासन को योद्धाओं का आसन कहा जाता है। वीरभद्रासन 2 करने में क्या सावधानी बरती जाए? उच्च रक्तचाप की समस्या से ग्रसित व्यक्ति वीरभद्रासन 2 का अभ्यास ना करें।
डायरिया यानी दस्त की शिकायत होने पर कभी भी ये आसन नहीं करना चाहिए। घुटनों में समस्या या अर्थराइटिस होने पर वीरभद्रासन 2 नहीं करना चाहिए। अगर गर्दन में दर्द की समस्या है तो आसन करते समय गर्दन ना मोड़ें, सामने देखें। शुरुआत में वीरभद्रासन 2 को योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही करें। संतुलन बनने पर आप स्वयं बिना किसी निरीक्षण के भी यह आसन कर सकते हैं। वीरभद्रासन 2 के लाभ। वीरभद्रासन 2 शरीर के संतुलन, स्थिरता और मन की एकाग्रता में सुधार करता है। ये आसन आपके घुटनों के लिए बहुत लाभकारी है। नियमित अभ्यास करने से वजन कम करने में मदद मिलती है। रक्त परिसंचरण और श्वसन को बेहतर बनाए रखने में सहायक योग माना जाता है। हाथ, पैर और कमर को सशक्तता प्रदान करता है। बाहों, पैरों, कंधों, गर्दन, पेट, कमर और टखनों की खिंचाव और इन्हें मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। पेट के अंगों को उत्तेजित करके पाचन की समस्या को ठीक रखने में सहायक है। वीरभद्रासन 2 करने की विधि। दोनों पैरों को एक दूसरे के करीब 4 फुट की दूरी पर रखें और दाएं पैर को बाहर की तरफ 90 डिग्री के कोण पर मोड़ें। बाएं पैर को अंदर की तरफ 30 डिग्री कोण पर मोड़ें। ध्यान रखें कि दाएं पैर की एड़ी बाएं पैर के बीच वाले हिस्से की सीध में हो। अपनी बाहों को धरती के समानांतर उठाएं और हाथों को उसी दिशा में कंधे के समानांतर रखें। गहरी सांस भीतर की ओर खींच लें, फिर सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को 90 डिग्री बाईं ओर मोड़ें। कूल्हे और कंधे का एंगल एक जैसा यानी 180 डिग्री होना चाहिए। ध्यान रखें, दायां घुटना तखने से बाहर नहीं जाएगा और दायां घुटना और बायां तखना एक सीधी रेखा में रहेंगे। अब धीरे धीरे सर को मोड़ें और अपनी दाईं तरफ देखें। शरीर को संतुलित करें, विश्राम करते हुए सहज होते जाएं। अब हाथों को फैलाएं और धीरे धीरे पेल्विस को नीचे दबाएं। कुछ टाइम तक इसी मुद्रा में रहें। गहरी सांस लेते हुए आसन से बाहर आ जाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे कर लें। अब इसे हम दूसरी ओर से दोहराएंगे। दोनों पैरों को एक दूसरे से करीब 4 फुट की दूरी पर रखें और बाएं पैर को बाहर की तरफ 90 डिग्री के कोण पर मोड़ें। दाएं पैर को अंदर की तरफ 30 डिग्री के कोण पर मोड़ें। ध्यान रखें कि बाएं पैर की एड़ी दाएं पैर के बीच वाले हिस्से के सीध में हो। अपनी बाहों को धरती के समानांतर उठाएं और हाथों को उसी दिशा में कंधे के समानांतर रखें। गहरी सांस भीतर की ओर खींच लें, फिर सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को 90 डिग्री दाईं ओर मोड़ें। ध्यान रखें, दायां घुटना तखने से बाहर नहीं जाएगा और बायां घुटना और दायां तखना एक सीधी रेखा में रहेंगे। अब धीरे धीरे सर को मोड़ें और अपनी बाईं तरफ देखें। शरीर को संतुलित करें। अब हाथों को फैलाएं और धीरे धीरे पेल्विस को नीचे दबाएं। कुछ समय तक इसी मुद्रा में रहें। गहरी सांस लेते हुए आसन से बाहर आ जाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे कर लें। अगला आसन है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन को मुख्य रूप से हठ योग का आसन माना जाता है। इस आसन में हम शरीर के एक त्रिकोण की रचना करते हैं, अतः इसे हम त्रिकोणासन कहते हैं। इस आसन को कौन ना करे। रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर यह आसन ना करें।
दस्त या दमा की समस्या होने पर यह आसन ना करें। गर्दन में दर्द होने पर त्रिकोणासन नहीं करना चाहिए। घुटने में दर्द या आर्थराइटिस होने पर दीवार के सहारे से ही अभ्यास करें। जिन्हें हृदय रोग या उच्च रक्तचाप की समस्या हो वो ये आसन ना करें। त्रिकोणासन करने के लाभ: पैरों, जांघों और टखनों में खिंचाव लाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। कूल्हों, ग्रोइन, हैमस्ट्रिंग और पिंडलियों तथा कंधे, छाती और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव लाता है। पेट के अंगों को उत्तेजित कर पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। मेनोपॉज के लक्षणों से राहत देता है। पीठ दर्द से राहत दिलाता है, विशेष तौर पर गर्भावस्था के दूसरे तिमाही में। साइटिका की समस्या को दूर करने में मदद करता है। त्रिकोणासन करने की विधि: दोनों पैरों के बीच 3 से 3.5 फीट का अंतर रखें। दाएं पैर के पंजे को स्थिर रखते हुए एड़ी को उठाकर अंदर की तरफ 90 डिग्री के स्थान पर रखें ताकि दायां पैर बाएं पैर के साथ एक समकोण बना ले। अब बाएं पैर की एड़ी को स्थिर रखते हुए पंजे को उठाकर अंदर की तरफ 60 डिग्री के स्थान पर रखें। अपने दाहिने एड़ी के केंद्र बिंदु को बाएं पैर के आर्च के केंद्र की सीध में रखें। शरीर का वजन दोनों पैरों पर एक समान रूप से हो। गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए शरीर को कूल्हे के नीचे से दाहिने तरफ मोड़ें। शरीर को मोड़ते समय कमर एकदम सीधी रहेगी। दोनों हाथ मिलकर एक सीधी रेखा बनाएंगे। दाहिने हाथ को पिंडली, टखने या धरती पर टिके दाहिने पैर पर रखें। आदर्श स्थिति में आपकी दृष्टि बाईं हथेली पर टिकी रहेगी। शरीर बगल की तरफ झुका रहे, ना तो आगे की ओर ना ही पीछे की ओर, और अपना सीना और पेल्विस चौड़ा और खुला रहना चाहिए। त्रिकोण आसन मुद्रा से कैसे बाहर आएं? गहरी सांस भीतर खींचते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। हाथों को धीरे से वापस नीचे अपनी जगह ले आएं और पैरों को सीधा करें। त्रिकोण आसन बाएं पैर के साथ भी दोहराएं। दोनों पैरों के बीच 3 से 3.5 फीट का अंतर रखें। बाएं पैर के पंजे को स्थिर रखते हुए एड़ी को उठाकर अंदर की तरफ 90 डिग्री स्थान पर रखें ताकि बायां पैर दाएं पैर के साथ एक समकोण बना ले। अब दाएं पैर की एड़ी को स्थिर रखते हुए पंजे को उठाकर अंदर की तरफ 60 डिग्री स्थान पर रख दें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए शरीर को कूल्हे के नीचे से बाईं तरफ मोड़ें। शरीर को मोड़ते समय कमर एकदम सीधी रहेगी। दोनों हाथ मिलकर एक सीधी रेखा बनाएंगे। शरीर बगल की तरफ झुका रहे, ना तो आगे ना ही पीछे की ओर, और आपका सीना और पेल्विस चौड़ा और खुला रहना चाहिए। जितना हो सके खिंचाव रखें और शरीर को स्थिर बनाए रखने पर केंद्रित करें और लंबी और गहरी सांसें लेते रहें। गहरी सांस भीतर खींचते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। हाथों को धीरे से वापस नीचे अपनी जगह ले आएं और पैरों को सीधा करें। अगला आसन पार्श्व उत्तान आसन। पार्श्व उत्तान आसन को इंटेंस साइड स्ट्रेच पोज के नाम से भी जाना जाता है। पार्श्व उत्तान आसन एक संस्कृत शब्द है जहां पर पार्श्व दिशा, उत तीव्र और तन खिंचाव या विस्तार को दर्शाता है।
पार्श्व उत्तान में शरीर की आकृति एक पिरामिड की तरह बन जाती है और इसलिए अंग्रेजी में इसे पिरामिड पोज के नाम से भी जानते हैं। उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोग पूरी तरह से इस योग का अभ्यास करने से बचें। यदि आपको घुटने की समस्याएं या गठिया है तो आप इस आसन को ना करें। अगर आपको गर्दन दर्द की समस्या है तो आप इस आसन को ना करें। अगर आपको उच्च रक्तचाप या पीठ में चोट है तो आपको अर्ध पार्श्वोत्तानासन योग करना चाहिए। आपके हैमस्ट्रिंग में चोट है तो इस आसन को करने से बचें। ये मुद्रा गर्भवती महिलाओं को दूसरी और तीसरी तिमाही में लाभ देती है। हालांकि इस मुद्रा को करने से पहले उन्हें डॉक्टर से परामर्श अनिवार्य है। पार्श्वोत्तानासन के फायदे। ये योग पेट और उसके अंगों को उत्तेजित करके एसिडिटी, कब्ज और पेट की कई समस्याओं के इलाज में मदद करता है। अपनी रीढ़ को मजबूत करने के लिए आपको पार्श्वोत्तान आसन योग बहुत ही लाभदायक होता है। ये योग कूल्ह हो, कंधों, हैमस्ट्रिंग और कलाइयों में खिंचाव लाता है और उनको मजबूत करता है। पीठ के दर्द को कम करने में सहायता करता है। जो लोग डेस्क पर बैठकर नौकरी करते हैं उनकी पीठ दर्द को ठीक करने के लिए पार्श्वोत्तानासन योग लाभदायक होता है। पार्श्वोत्तानासन पैरों को मजबूत करता है। ऊंची एड़ी के जूतों में लंबे समय तक बैठने या अत्यधिक चलने के बाद आपको पैरों में दर्द होने लगता है। इस योग को करने से पैरों में होने वाली वेरिकोज नसों को राहत मिलती है। पार्श्वोत्तानासन हमारे मस्तिष्क को शांत करने के लिए एक अच्छा योगासन है। ये योगासन ना केवल आपको भौतिक रूप से लाभदायक है बल्कि ये आपके दिमाग को भी स्वस्थ रखता है। ये आपके मन को शांत रखता है और तनाव को दूर करने में मदद करता है। पार्श्वोत्तानासन प्रजनन अंगों को उत्तेजित करता है और मासिक धर्म और मेनोपॉज के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। पार्श्वोत्तानासन योग की विधि। दोनों पैरों को एक दूसरे के करीब 4 फुट की दूरी पर रखें। अब अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे अपने पीठ के पीछे ले जाएं और दोनों हाथों को प्रार्थना की स्थिति में आपस में जोड़ लें। पार्श्वोत्तानासन योग की स्थिति में आने के लिए आपको पहले वीरभद्रासन योग की स्थिति में आना होगा। इसके लिए आप गहरी सांस लेते हुए दाएं पैर को आगे की ओर 45 डिग्री पर रखें और अपने रीढ़ को लंबा करें और सांस छोड़ते हुए अपने धड़ को बाईं जांघ की ओर ले जाएं। यहाँ पर आप कुछ देर रुकें और 3 से 5 लंबी सांसों के लिए इस स्थिति में रहें। पार्श्वोत्तान मुद्रा से कैसे बाहर आएं? सांस को अंदर लेते हुए अपने सर को पैर से उठाएं और धड़ को ऊपर करते हुए सीधे खड़े हो जाएं। बाएं पैर के साथ भी दोहराएं। बाएं पैर को आगे की ओर 45 डिग्री पर रखें और अपने रीढ़ को लंबा करें और सांस छोड़ते हुए अपने धड़ को बाईं जांघ की ओर ले जाएं। यहाँ पर आप कुछ देर रुकें और 3 से 5 लंबी सांसों के लिए इस स्थिति में रहें। सांस को अंदर लेते हुए अपने सर को पैर से उठाएं और धड़ को ऊपर करते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने मैट पर लेट जाएं और कुछ समय के लिए अपनी श्वास को महसूस करते हुए आंख बंद करके लेटे रहें। 10 से 15 गहरी सांसें भरें। धीरे से अपने दाहिनी ओर करवट बदलें और अपने बाएं हाथ का सहारा लेते हुए सुखासन में बैठ जाएं।
अब अपने दोनों हथेलियों का आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का आभास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों में हल्के हाथ से रखें। ध्यान रखें हथेलियों से आंखों पर कोई दबाव नहीं आए। धीरे से अपनी हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें। मैं आशा करती हूँ कि आप इस योग प्रवाह को अपने नियमित व्यायाम में सम्मिलित करेंगे और इससे होने वाले लाभ को कमेंट्स के द्वारा हमसे साझा करेंगे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपके साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे सात्विक जीवन के परिवार का हिस्सा बनें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पे बनी रहे। हरि ओम तत्सत।